नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए आप रात रात भर जागकर सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगली सुबह जब आपकी आंख खुले तो आप किसी और ही दुनिया में हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपका मंगेतर आपको धोखा दे रहा है और आप गुस्से में आकर शहर के सबसे अमीर आदमी के साथ कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम एक ऐसी ही मजेदार और ट्विस्ट से भरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी कहानी की हीरोइन है तांग तियान। तांग तियान एक मेहनती लड़की है जो अपनी असली जिंदगी में लाइब्रेरी में बैठकर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही है। उसका बस एक ही सपना है, एक अच्छी और स्थिर सरकारी नौकरी पाना। लेकिन एक सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी पीठ में भयानक दर्द महसूस होता है। वो हैरान हो जाती है, अरे मैं तो लाइब्रेरी में थी, यहाँ कैसे आ गई? और तभी उसे पता चलता है कि वो किसी सपने में नहीं बल्कि एक नॉवल की दुनिया में आ गई है और उसने इस नॉवल की एक कैरेक्टर तांग तियान के शरीर में जन्म लिया है। अब इस नॉवल वाली तांग तियान की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। वो अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए छोटे मोटे काम करती है और अपने मंगेतर हो वेई के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा खड़ी रहती है। उसने अपनी 3 महीने की सैलरी जोड़कर अपने मंगेतर को एक महंगा बर्थडे गिफ्ट भी दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका मंगेतर हो वेई उससे ब्रेकअप कर लेता है। हो वेई बड़े ही घमंड से कहता है, तांग तियान चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरे गॉडफादर हो जिंग नियान जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम जैसी एक आम लड़की से शादी करूं। तुम मेरे लायक नहीं हो वेई उसे ये भी बताता है कि उसका कजन जिसे औरतों से एलर्जी है अब उसे गोद लेने वाला है, जिससे सारी जायदाद हो वेई को मिल जाएगी। बेचारी तांग तियान का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़के के लिए उसने इतना कुछ किया वो उसे सिर्फ पैसे और पावर के लिए छोड़ रहा है। अपने मंगेतर के धोखे से तांग तियान गुस्से में पागल हो जाती है। वो बदला लेने की ठान लेती है और उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि हो वेई का गॉडफादर हो जिंग नियान बनता है। हो जिंग नियान जो शहर का सबसे बड़ा टाइकून है, उसकी एक अजीब कमजोरी है, उसे औरतों से एलर्जी है। किसी भी औरत को छूने से उसके शरीर पर रैशेज हो जाते हैं। तांग तियान सोचती है, तुम्हें औरतों से एलर्जी है ना, मैं देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। और गुस्से में आकर वो हो जिंग नियान को नशीली दवा दे देती है और यहीं से हमारी असली हीरोइन जो एग्जाम की तैयारी कर रही थी की एंट्री होती है। वो हो जिंग नियान के बिस्तर पर जागती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो सामने खड़े एक बेहद हैंडसम 40 साल के आदमी को देखती है जिसके 8 पैक एब्स हैं और वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। वो सोचती है क्या कमाल का आदमी है, ऐसा तो सिर्फ नॉवल में ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ था, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर जाती है कि कहीं ये आदमी उसे पुलिस के हवाले न कर दे। उसका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि उसे जेल होगी बल्कि ये है कि अगर उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया तो उसका सरकारी नौकरी पाने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो हो जिंग नियान से गिड़गिड़ाती है, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं लगना चाहिए। तभी कमरे में एक लेडी की एंट्री होती है जो असल में हो जिंग नियान की माँ होती है। सब लोग उन्हें बताते हैं कि इस लड़की ने आपके बेटे को ड्रग्स दिए हैं, हम इसे पुलिस को सौंपने वाले हैं। लेकिन माँ का रिएक्शन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो तांग तियान को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, अरे वाह, ये तो मेरी बहू है, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? जब उन्हें बताया जाता है कि तांग तियान ने उनके बेटे को ड्रग्स दिए हैं तो वो कहती हैं, तो क्या हुआ, मुझे तो हुनर वाली लड़कियां पसंद है। और इसके बाद वो जो ऑर्डर देती हैं वो सुनकर तांग तियान और हो जिंग नियान दोनों हैरान रह जाते हैं। वो अपने लोगों से कहती हैं, इन दोनों को अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जाओ और इनकी शादी करवा दो। तांग तियान मना करने की कोशिश करती है तो माँ मजाक में कहती है, क्यों, क्या तुम्हें मेरा बेटा ज्यादा उम्र का लग रहा है? अभी तो बस एक रात साथ गुजारी है और तुमने शिकायत भी शुरू कर दी। हो जिंग नियान की माँ के इस फैसले से सब हैरान हैं, खासकर तांग तियान। वो अपनी सरकारी नौकरी वाली बुद्धि लगाते हुए माँ को समझाने की कोशिश करती है कि शादी कोई जल्दबाजी में करने वाला फैसला नहीं है बल्कि इसे धीरे धीरे सोच समझकर एक एक कदम बढ़ाकर करना चाहिए। लेकिन माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो खुश होकर कहती हैं, अरे तुम जिंग नियान को पसंद करती हो ना, बस थोड़ी शर्मा रही हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो तुरंत ऐलान कर देती हैं कि कल रात शहर के सभी अमीर परिवारों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी जिसमें वो इस खुशखबरी का ऐलान करेंगी। अब सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो हो जिंग नियान की। वो तांग तियान को एक सीधा और खतरनाक अल्टीमेटम देता है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, फैसला तुम्हारा है। बेचारी तांग तियान फंस जाती है, एक तरफ अरबपति से शादी, दूसरी तरफ जेल और क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिससे उसका सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। और वो क्या चुनती है? वो मन ही मन सोचती है, चलो कोई बात नहीं, जब तक मेरी परीक्षा में कोई रुकावट नहीं आती शादी करने में क्या हर्ज है। और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। उन्हें तुरंत सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जाया जाता
है और उनकी शादी रजिस्टर हो जाती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, हो जिंगनियान के असिस्टेंट को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो उसे बताता है, सर आपकी नई पत्नी असल में हो वेई यानी वही धोखेबाज मंगेतर थी। हो वेई ने आपको गॉडसन बनाने के लिए ही इसे छोड़ा था। मुझे शक है कि ये लड़की किसी गलत इरादे से आपके पास आई है। लेकिन हो जिंगनियान पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वो बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है, जब तक माँ खुश है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। असिस्टेंट बताता है कि 4 साल पहले मिस यूनियांग की मौत के बाद उसने पहली बार अपनी माँ को इतना खुश देखा है। अब शुरू होता है नई शादीशुदा जोड़ी का पहला ऑकवर्ड मोमेंट। तांगतियान गलती से हो जिंगनियान को छू लेती है और उसके मजबूत शरीर को देखकर हैरान हो जाती है। हो जिंगनियान गुस्से में कहता है, छू लिया तुमने? हो गया? तो तांगतियान घबराकर कहती है, नहीं नहीं, मतलब छूने में काफी अच्छा है। घर पहुंचने पर तांगतियान को एक और बड़ा शौक लगता है। हो जिंगनियान उसके लिए बेशकीमती तोहफे भिजवाता है, जिसमें एक सोने का कटोरा भी होता है जिसे किसी पुराने महाराजा ने इस्तेमाल किया था। एक पल के लिए तो तांगतियान दौलत देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे अपना असली मकसद याद आता है, एक स्थिर सरकारी नौकरी। वो हो जिंगनियान के पास जाकर कहती है, पतिदेव मुझे ये सब नहीं चाहिए। हो जिंगनियान को लगता है कि शायद ये लड़की इतनी सीधी नहीं है। वो पूछता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? और तांगतियान जो मांगती है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, आप बस एक अच्छी मिसेस हो बनकर रहिए, यही आपका काम है। लेकिन तांगतियान जिद करती है, अगर यही मेरा काम है तो आपको मेरे लिए सोशल इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड के पैसे जमा कराने होंगे। अरबपति की पत्नी जो दौलत ठुकराकर सोशल सिक्योरिटी मांग रही है, ये सुनकर बेचारे असिस्टेंट का भी दिमाग घूम जाता है। और दूसरी तरफ कहानी का विलन धोखेबाज मंगेतर हो वेई अपने दोस्तों के साथ बार में बैठकर शेखी बघार रहा है। वो तांगतियान को मैसेज करता है, मैं बार में हूँ, मैंने ज्यादा पी ली है, मेरे लिए सूप लेकर आओ, मैं तुम्हें वापस आने का एक मौका दे सकता हूँ। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तांगतियान तो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो दौड़ी चली आएगी। उन्हें ये भी पता चलता है कि हो जिंगनियान की माँ ने कल रात एक बड़ी पार्टी रखी है जिसमें कोई बड़ी खुशखबरी सुनाई जाने वाली है। हो वेई और उसके दोस्त पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि ये खुशखबरी हो वेई को गोद लेने की ही होगी, जिससे वो अरबों की संपत्ति का वारिस बन जाएगा। हो वेई जो अभी भी बार में बैठकर तांगतियान का इंतजार कर रहा है, उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे हैं कि अगर तांगतियान सूप लेकर नहीं आई तो कल तुम अपने गॉडफादर के सामने क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन हो वेई पूरे घमंड में कहता है, अरे वो मुझसे इतना प्यार करती है कि आएगी ही। कल जब मैं सबसे अमीर आदमी का वारिस बन जाऊंगा तो इस शहर की कोई भी लड़की मेरे आगे पीछे घूमेगी। और ये सब बातें करते हुए वो तांगतियान की आवाज की नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और दूसरी तरफ तांगतियान अपने कमरे में यही डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है, तुम धोखेबाज हो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो एक्टिंग कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, किसकी नकल कर रही हो? ये आवाज हो जिंगनियान की थी। तांगतियान बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि अरबपति के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से पहले ही उसकी इमेज खराब हो गई। वो बहाना बनाती है, मैं तो बस अपनी आवाज की प्रैक्टिस कर रही। रात में एक और मजेदार और ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है। हो जिंगनियान देखता है कि तांगतियान उसके कंबल पर लेटी हुई है। हो जिंगनियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, यहाँ बहुत ठंड है इसलिए मैं तुम्हारा कंबल गर्म कर रहा हूँ। वो तांगतियान को यकीन दिलाता है कि वो बहुत उसूलों वाला आदमी है और उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तांगतियान मन ही मन सोचती है, जिस आदमी को मैंने कल रात ही ड्रग्स दिए उसकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं। अगली सुबह जब तांगतियान उठती है तो हो जिंगनियान कमरे में नहीं होता। वो घर में घूमते घूमते एक स्टडी रूम में पहुंच जाती है जो किताबों से भरा होता है। वो देखती है कि हो जिंगनियान वहाँ चुपचाप बैठा है और बिना गुस्से के काफी हैंडसम लग रहा है। हो जिंगनियान उसे देखकर कहता है, मैं उठा तो तुम कमरे में नहीं थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। लेकिन जैसे ही तांगतियान स्टडी में रखी चीजों को छूने लगती है, हो जिंगनियान का बर्ताव बदल जाता है। वो सख्ती से कहता है, रुको, इस कमरे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ये सब मेरी बहन हो यूनयांग की हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है कि इस स्टडी के अलावा तुम घर में कहीं भी जा सकती हो। ये देखकर तांगतियान को एहसास होता है कि शायद हो जिंगनियान उतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रही थी। तभी वो असिस्टेंट को हो जिंगनियान के लिए नींद की गोलियां ले जाते हुए देखती है। उसे पता चलता है कि हो जिंगनियान को गंभीर इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हो जिंगनियान किसी बुरे सपने से जूझ रहा है। वो किसी यू यांग और एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये उसके अतीत का कोई गहरा जख्म है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। असिस्टेंट हो जिंगनियान से पूछता है कि क्या वो अपनी नई पत्नी से नाराज है, तो हो जिंगनियान कहता है, नहीं, भले ही उसने मुझे दवा दी पर वो एक अच्छी लड़की लगती है। अब तांगतियान फैसला करती है कि वो अपने इस नए बॉस यानी पति को खुश करेगी। वो देखती है कि इतने बड़े घर में एक भी फूल नहीं है, तो वो पूरे घर को खूबसूरत और खुशबूदार फूलों से भर देती है। लिली, लैवेंडर,
एलोवेरा। वो हो जिंगनियान के पास जाकर बड़े ही क्यूट अंदाज में कहती है, ये फूल नींद लाने में मदद करते हैं, अब आपको नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे मजाक में ये भी बताती है कि नींद की गोलियों से अल्जाइमर होता है और नींद पूरी ना होने से बाल झड़ते हैं। वो अपने इस काम से बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक अच्छी नीयत से बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी असिस्टेंट घबरा कर भाग कर आता है और चिल्लाता है, मिसेस, आपने ये क्या किया? ओल्ड लेडी को अस्थमा है और उन्हें फूलों से सख्त एलर्जी है। तांग तियान ने फूलों से घर सजाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो डरी हुई थी, लेकिन हो जिंगनियान ने उसे डांटने की बजाय उसे 10 मिलियन युआन का चेक थमा दिया और कहा, ये तुम्हारा अलाउंस है और तुम्हारी सोशल इंश्योरेंस की मांग भी पूरी हो जाएगी। ये देखकर बेचारे असिस्टेंट के तो होश ही उड़ गए। उसने आज तक अपने बॉस का इतना नरम बर्ताव किसी के लिए नहीं देखा था। वो समझ गया कि ये नई मिसेस हो वाकई में बहुत खास है। अब हम पहुंचते हैं शहर की सबसे बड़ी पार्टी में। हर कोई आपस में यही फुसफुसा रहा है कि हो जिंगनियान, जिन्हें औरतों से एलर्जी है, आज अपने वारिस का ऐलान करने वाले हैं। और वो वारिस कोई और नहीं बल्कि उनका दूर का कजिन हो वेई होगा। और तभी सीन में एंट्री होती है हमारे विलन हो वेई की। वो पूरे घमंड और स्टाइल के साथ पार्टी में आता है, ये सोचकर कि आज वो अरबपति बनने वाला है, लेकिन उसका सामना होता है तांग तियान से। हो वेई तांग तियान को देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि तांग तियान उसका पीछा करते हुए यहाँ उसे मनाने आई है। वो बड़े ही घटिया तरीके से उसे ताना मारता है, तुम तो किसी और आदमी के साथ सो चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब अपनाऊंगा? लेकिन हमारी हीरोइन अब पुरानी वाली तांग तियान नहीं है। वो पलटकर ऐसा जवाब देती है कि हो वे की बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, अरे तुम जो किसी और के बेटे बनने के लिए इतने मरे जा रहे हो, क्या तुम्हारे पापा को पता है कि तुम कितने लायक बेटे हो वे गुस्से में कहता है, तुमने मुझे रिझाने के लिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो तांग तियान उसे करारा जवाब देती है, तुम्हें रिझाने के लिए? अगर मैं बोरी भी पहनकर आ जाऊं तो क्या तुम्हारे लिए मातम के कपड़े पहनकर आती? इस जबरदस्त बेइज्जती से हो वे आग बबूला हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तांग तियान को बाहर फेंकने का हुक्म देता है। तभी सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो हो जिंगनियान की, और उनके साथ एक प्यारा सा छोटा बच्चा भी होता है। हो वे खुद को हो फैमिली का गोद लिया बेटा बताते हुए तांग तियान को बाहर निकालने की जिद करता है, और यहीं पर तांग तियान अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो कहती है, अगर तुम हो फैमिली के गोद लिए बेटे हो तो मैं भी इस घर की बहू हूँ। ये सुनकर हो वे जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, मेरी बहू? मेरे गॉडफादर को तो औरतों से एलर्जी है, वो तुम जैसी लड़की से शादी करेंगे? ये नामुमकिन है। और फिर वो सबके सामने एक शर्त रख देता है। हो वे कहता है, ठीक है, अगर हो जिंगनियान सच में तुम्हारा पति निकला तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। अब कोई भी लड़की ये सुनकर खुश हो जाती, लेकिन हमारी तांग तियान तो अलग ही मिट्टी की बनी है। उसके दिमाग में जीत की खुशी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की टेंशन चल रही थी। वो मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, अगर इसने मुझे घुटने टेक दिए और बाद में अपमान और चोट पहुंचाने का केस कर दिया तो मेरा तो सिविल सर्विस एग्जाम का सपना ही टूट जाएगा। हो वे अभी भी सिक्योरिटी से तांग तियान को बाहर फेंकने के लिए कह रहा था, और तभी हो जिंगनियान की दमदार आवाज गूंजती है। देखते हैं किसकी हिम्मत है। हो जिंगनियान आगे बढ़ते हैं और हो वेई से पूछते हैं, तुम किसे मुसीबत खड़ी करने वाला कह रहे हो? हो वेई बिना सोचे समझे तांग तियान की तरफ इशारा कर देता है, और फिर होता है वो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हो जिंगनियान तांग तियान को अपनी बाहों में ले लेते हैं और ऐलान करते हैं, ये मेरी नई शादीशुदा पत्नी है। तांग तियान ये सुनते ही हो वेई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्टी में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। लोग गाना फूसी करने लगते हैं, लेकिन हो जिंगनियान को तो औरतों से एलर्जी है। हो वेई हकलाते हुए कहता है, गॉडफादर, आपने तो कहा था आप कभी शादी नहीं करेंगे, आज तो आपको मुझे गोद लेने का ऐलान करना था। तभी एक छोटी बच्ची बोली, ये अंकल तो इतने बड़े हैं पर फिर भी मेरे अंकल के सामने बच्चों की तरह बोल रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? उस छोटी बच्ची की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हो जिंगनियान उसे ठंडे अंदाज में जवाब देते हैं, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर वो माइक लेकर स्टेज पर जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हैं, आज रात मैंने आप सबको यहाँ अपनी नई पत्नी तांग तियान से मिलवाने के लिए बुलाया है, और जहाँ तक बेटे को गोद लेने की अफवाहें हैं वो सब
सब झूठी हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये सुनते ही हो वेई का चेहरा देखने लायक होता है। हो जिंगनियान उसे चेतावनी भी देते हैं, तुमने आज रात दूसरी बार मेरी पत्नी की बेइज्जती की है, अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें हो फैमिली से निकाल दूंगा और तुम्हें गुजारे के लिए एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन को संभालने के लिए हो वेई के दोस्त आगे आते हैं और उसे कहते हैं कि तांग तियान अब तुम्हारी आंटी है, चलो माफी मांग लो। हो वेई के दोस्त उसे फुसफुसाते हैं, चिंता मत कर, तुम्हारी आंटी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, आखिर में सारी जायदाद तुम्हारी ही होगी। अब हो वेई को शर्त के मुताबिक तांग तियान के सामने घुटने टेकने थे। तांग तियान कहती है, इतनी ठंड है, जमीन भी ठंडी है। हो वेई को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो उसका ख्याल रख रही है, लेकिन तांग तियान आगे कहती है, जमीन पर एक गत्ता रख दो ताकि कालीन गंदा ना हो। बेचारे हो वेई को बेइज्जत होकर घुटने टेकने पड़ते हैं और चाय पेश करनी पड़ती है और तांग तियान उसे मेरे प्यारे भतीजे कहकर मजे लेती है और उसे पैसे भी देती है। इस सीन को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब पार्टी का माहौल थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है। हो जिंगनियान अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तांग तियान महंगे कपड़े पहने भीड़ में खड़ी है, लेकिन उसे ठंड लग रही है। वो मन ही मन सोच रही होती है, इतने महंगे कपड़ों में भी ठंड लग रही है, कहीं छींक आ गई और इस बादाओ चंगसाई ने मुझे बाहर निकाल दिया तो। सीईओ की पत्नी बनना वाकई में एक हाई रिस्क प्रोफेशन है। वो ठंड से कांप रही होती है और तभी अचानक उसे गर्मी लगने लगती है। वो हैरान हो जाती है कि अचानक इतनी गर्मी क्यों लगने लगी और उसे पता चलता है कि हो जिंगनियान ने सिर्फ उसके लिए पूरे हॉल का एयर कंडीशनर का तापमान 8 डिग्री बढ़वा दिया है। ये एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन इसने तांग तियान के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि ये अमीर आदमी शायद उतना भी बुरा नहीं है। हो जिंगनियान तांग तियान से पूछते हैं, अब ठंड तो नहीं लग रही? और जब तांग तियान कहती है कि बाकी लोगों का क्या होगा, तो वो बड़े ही बादाओ अंदाज में जवाब देते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तांग तियान का दिल एक पल के लिए तो पिघल जाता है, लेकिन वो खुद को तुरंत याद दिलाती है, जाग जा तांग तियान, ये अमीर हीरो जितने अच्छे दिखते हैं उतने होते नहीं, इनकी पत्नी बनना कोई आसान काम नहीं है। पार्टी के बाद तांग तियान की मुलाकात उस छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम बेबी है। उसे पता चलता है कि ये बच्चा हो जिंगयान की बहन हो यूनियान का है। बेचारी बेबी ने अपनी माँ को खो दिया है और उसके पिता का भी कुछ पता नहीं। तांग तियान को उस पर बहुत प्यार आता है। तांग तियान फैसला करती है कि वो इस अमीर जिंदगी में फंसकर अपना असली मकसद नहीं भूलेगी और वो है सरकारी नौकरी। वो सोचती है कि उसे हो जिंगयान का दिया सोने का कटोरा उसे वापस कर देना चाहिए ताकि वो बिना किसी एहसान के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अगली सुबह वो नाश्ते की टेबल पर पहुंचती है और हो जिंगयान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। गुड मॉर्निंग पतिदेव, आज तो आप और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। फिर वो सोने का कटोरा वापस करते हुए कहती है, ये बहुत कीमती है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन हो जिंगयान पर उसकी चापलूसी का कोई असर नहीं होता। वो कटोरा लेने से मना कर देते हैं। तांग तियान सोचती है, लगता है सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। फिर वो अपना अगला दांव चलती है और एक चीजी डायलॉग मारती है, पतिदेव क्या आप जानते हैं आज मैं 10 बार टॉयलेट क्यों गई? क्योंकि मुझे बार बार आपकी याद आ रही थी। ये सुनकर हो जिंगयान का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, चुप रहो तो ठीक रहोगी। बेचारी तांग तियान हार मान लेती है। तभी असिस्टेंट एक फाइल लेकर आता है और कहता है, मिसेस हो, ये लीजिए आपके 5 सोशल इंश्योरेंस और एक हाउसिंग फंड के कागजात। मिस्टर हो ने शहर के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड के हिसाब से सब जमा करवा दिया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असिस्टेंट उसे एक और फाइल देता है और कहता है, और ये शहर की सभी लाइब्रेरियों के मालिकाना हक के कागजात हैं। आज से शहर की सारी लाइब्रेरियां आपकी हैं। ये सुनकर तांग तियान के होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि बेबी ने मिस्टर हो को बताया था कि आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ना चाहती हैं। उन्हें नहीं पता था कि आपको कौन सी किताबें पसंद है, इसलिए उन्होंने आपके लिए शहर की सारी लाइब्रेरियां ही खरीद ली। ये है एक असली डोमिनियरिंग सीईओ का प्यार जताने का तरीका। सोशल सिक्योरिटी मांगी तो वो भी दी और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मांगी तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी चेन ही खरीद ली। तांग तियान खुशी से फूली नहीं समाती। वो अपने पति को धन्यवाद कहती है और तुरंत पढ़ने के लिए निकल जाती है। लाइब्रेरी पहुंचकर तांग तियान किताबों के समंदर में खो जाती है। वो सोचती है, वाह, नॉवेल की दुनिया की लाइब्रेरी भी कितनी शानदार होती है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। तांग तियान की चाची अपनी बेटी तांग यूनियन को बता रही थी, बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए पूरी व्यवस्था बना ली है और तुम्हारा एक ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन तो पक्का है, लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। इस पर तांग यूनियन ने कहा, हाँ माँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कुछ किताबें ले ली हैं ताकि मैं औपचारिकता पूरी कर सकूं और ये दिखा सकूं कि मैं पढ़ती हूँ। तभी वे लोग जाते हुए तांग तियान से टकला गए। तांग यूनियन चिल्लाई, अंधी हो गया, तुम्हें दिखता नहीं है? तांग तियान उन लोगों को देखकर चौंक गई। ये कोई और नहीं बल्कि इस कहानी के असली विलेन थे। ओरिजिनल तांग तियान की लालची चाची तांग यूनियन
और उसकी घमंडी बेटी तांग यूनियन। ये वही रिश्तेदार थे जिन्होंने सालों तक तांग तियान और उसकी माँ को बहुत परेशान किया था। उन लोगों ने लाइब्रेरी में जोर जोर से बात करके तांग तियान की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तांग यूनियन ने कहा, अरे कम पढ़ी लिखी गवार, देख नहीं सकते सब पढ़ रहे हैं। उसकी माँ ने ताना मारते हुए कहा, मेरी बेटी तो यूके से मास्टर्स करने जा रही है और कुछ लोग तो हाई स्कूल पास करके पूरी जिंदगी खाना ही डिलीवर करते रह जाते हैं। ये सुनकर तांग तियान के होश उड़ गए। उसे दुख इस बात का नहीं हुआ कि उसकी बेइज्जती हुई, बल्कि उसे शौक इस बात का लगा, क्या इस नॉवेल की कैरेक्टर सिर्फ हाई स्कूल पास है? अरे नहीं, मेरी सरकारी नौकरी का क्या होगा? उसका पूरा सपना एक पल में टूटता हुआ नजर आया। लेकिन तांग तियान हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पलट कर जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैं हाई स्कूल पास हूँ? मैं अभी भी एग्जाम दे सकती हूँ। और तुम लोग जो इतना घमंड दिखा रहे हो, क्या तुम सिंधुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? ये सुनकर तांग यूनियन चौंक गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया जिसे तांग तियान उस वक्त समझ नहीं पाई। और अब कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूनियन की माँ से मिली और उसे बताया कि आज तांग तियान लाइब्रेरी में थी और बहुत अजीब बातें कर रही थी। उसकी माँ ने घबराकर कहा, कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि सालों पहले कॉलेज में उसकी जगह तुम्हारा एडमिशन मैंने करवाया था? जी हाँ, असली विलन तांग यूनियन थी, जिसने धोखाधड़ी करके ओरिजिनल तांग तियान का यूनिवर्सिटी में एडमिशन चुरा लिया था। इसी वजह से बेचारी तांग तियान को हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अब उन माँ बेटी को डर था कि अगर ये राज खुल गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने तांग तियान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। यूनियन की माँ ने कहा, मैंने लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पर एक बहुत पुरानी और कीमती किताब देखी है जो इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी धरोहर है। उनका प्लान था उस बेशकीमती किताब को चुराना और इल्जाम तांग तियान पर लगा देना। एक तरफ तांग तियान ये सोचकर हिम्मत जुटा रही थी कि अगर वो हाई स्कूल पास है तो क्या हुआ, वो फिर से मेहनत करके यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन उसे एक ऐसे जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे थे जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। चोरी का इल्जाम लगने का मतलब था क्रिमिनल रिकॉर्ड, और क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब था सरकारी नौकरी के सपने का हमेशा के लिए अंत। तांग तियान अभी लाइब्रेरी में ही थी कि अचानक चारों तरफ से शोर मचने लगता है। लाइब्रेरी का क्यूरेटर और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। तांग यूनियन चिल्लाकर कहती है, सब लोग देखो, यही वो लड़की है जिसने लाइब्रेरी की सबसे कीमती शोंग और जो राजवंश की प्राचीन किताब चुराई है। क्यूरेटर तांग तियान से कहता है, मैडम, हमारी सबसे कीमती किताब गायब है और इस लड़की ने आपको देखा है, कृपया जांच में सहयोग करें। तांग तियान समझ जाती है कि उसे फंसाया जा रहा है। उसे पता है कि किताब उसके बैग में डाल दी गई है। अगर अभी उसके बैग की तलाशी हुई तो वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड लग जाएगा और उसकी सरकारी नौकरी का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो कहती है, मैं तलाशी नहीं देने दूंगी। ये सुनकर सब लोग कहने लगते हैं, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, जरूर इसी ने चुराई है। क्यूरेटर कहता है, मिस, एक क्यूरेटर होने के नाते मुझे आपकी तलाशी लेने का अधिकार है, लेकिन हमारी हीरोइन जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है उसे कानून की अच्छी समझ है। वो तुरंत पलटकर जवाब देती है, नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। कानून के मुताबिक सिर्फ पुलिस या नेशनल सिक्योरिटी जैसी एजेंसियां ही कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी नागरिक की तलाशी ले सकती हैं। आप एक पब्लिक सर्विस संस्था है। अगर आपने जबरदस्ती मेरी तलाशी ली तो ये गैर कानूनी होगा और आप पर केस भी हो सकता है। ये सुनकर क्यूरेटर एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन तभी यूनियन की माँ उसे भड़काती है, अरे ये लाइब्रेरी तो हो फैमिली ने खरीदी है, अगर उनकी चीज चोरी हो गई तो क्या वो तुम्हें छोड़ेंगे? एक आम लड़की पर केस करने का नतीजा बड़ा है या हो फैमिली का गुस्सा? ये सुनकर क्यूरेटर तांग तियान को धमकी देता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वो जबरदस्ती तलाशी लेंगे। तांग तियान कहती है, ठीक है, मैं सहयोग करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले हम सर्विलेंस फुटेज देखेंगे। अगर फुटेज में मैं चोर साबित हुई तो आप जो चाहे कर सकते हैं। विलेन माँ बेटी ये सुनकर मन ही मन हंसने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सर्विलेंस फुटेज डिलीट करवा दी थी। क्यूरेटर भी मान जाता है, लेकिन जब वो फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ डिलीटेड है। यूनियन चिल्लाती है, देखा, इसने खुद ही सबूत मिटा दिए, पुलिस को बुलाओ। लेकिन तभी तांग तियान अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चलती है, रुकिए, मेरे पास भी सर्विलेंस फुटेज की एक कॉपी है। सब हैरान रह जाते हैं, तुम्हारे पास कैसे आई? तो तांग तियान बड़े ही स्टाइल से जवाब देती है, क्योंकि ये लाइब्रेरी मेरी है, मेरे असिस्टेंट ने मुझे सारे पासवर्ड पहले ही भेज दिए थे। अब माँ बेटी की हालत खराब हो जाती है। तांग तियान फुटेज प्ले करने ही वाली होती है कि यूनियन उसे रोकने की कोशिश करती है और गलती से तांग तियान का फोन जमीन पर गिरा कर तोड़ देती है और फिर वो तांग तियान पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। एक दमदार
आवाज आती है। किसकी हिम्मत हुई? ये कोई और नहीं बल्कि हो जिंगियान थे। वो अपनी पत्नी को मुसीबत में देखकर वहाँ आ पहुँचते हैं। क्यूरेटर उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हो जिंगियान उसकी एक नहीं सुनते। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं। सब जानते हैं कि फोन टूटने के बाद भी उसका सारा डेटा रिकवर किया जा सकता है। मुझे 5 मिनट के अंदर पूरा वीडियो चाहिए। जैसे ही हो जिंगनियान के असिस्टेंट ने टूटे हुए फोन से वीडियो रिकवर करके सबके सामने चलाया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे तांग यूनियन ने जानबूझकर किताब तांग तियान के बैग में डाली और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका फोन तोड़ दिया। सच सामने आते ही पार्टी में मौजूद लोग उन माँ बेटी पर थू थू करने लगे। कितने घिनौने लोग हैं, बेचारी लड़की को कैसे फंसा रहे थे। तांग यूनियन की माँ चिल्लाती है, हो जिंगनियान, तुम इस लड़की के जादू में मत आओ, तुम्हें तो औरतों से एलर्जी है, जरूर इसने कोई काला जादू किया है। और तभी हो जिंगनियान का असिस्टेंट एक और बड़ा खुलासा करता है, हमारे प्रेसिडेंट को सिर्फ उन औरतों से एलर्जी है जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी। इसका मतलब था कि तांग तियान अब हो फैमिली का हिस्सा है और हो जिंगनियान को उससे कोई एलर्जी नहीं है। अब हो जिंगनियान अपना फैसला सुनाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, इस माँ बेटी को इस वीडियो के साथ पुलिस स्टेशन ले जाओ। वो दोनों गिड़गिड़ाते रहते हैं कि ये सब एक गलत फहमी है, हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। फिर वो उस क्यूरेटर की तरफ मुड़ते हैं जिसने कानून तोड़ा था, और तुम जिसने कानून को ताक पर रखकर मेरी पत्नी की बेइज्जती की, तुम इस पद के लायक नहीं हो, जाकर अपना इस्तीफा दे दो। इस तरह हो जिंगनियान ने एक झटके में अपनी पत्नी के सारे दुश्मनों को सबक सिखा दिया। तांग यूनियन का बाप तांग यूनियान बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी बेटी को जमानत पर छुड़ा कर लाता है और घर आते ही उन्हें पीटना शुरू कर देता है। तुम दोनों की वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। हो जिंगनियान से दुश्मनी लेकर अब मैं क्या करूंगा? और तभी यूनियन की माँ एक और राज बताती है, अगर तांग तियान को उस रात की सच्चाई पता चल गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वो लोग फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो 1 महीने के अंदर तांग तियान को हो फैमिली से बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ तांग तियान अपने पति को धन्यवाद कहती है। हो जिंगनियान की एक जरूरी मीटिंग होती है, लेकिन वो उसे छोड़कर तांग तियान से पूछता है कि क्या उसे घर जाना है। तांग तियान कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। हो जिंगनियान उसके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन तांग तियान मना कर देती है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो आप जैसे बड़े डोमिनियरिंग सीईओ को देखकर घबरा जाएंगी। लेकिन जाते जाते हो जिंगनियान वादा करता है कि वो रात को उसे लेने आएगा। तांग तियान अपने पति के पैसों से अपनी माँ के लिए ढेर सारे सप्लीमेंट्स खरीदती है और खुशी खुशी घर पहुँचती है। वहाँ उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। माँ को अपनी बेटी थोड़ी कमजोर लगती है और वो पूछती है, क्या हो फैमिली वाले तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ हनीमून पर भी नहीं गया? तांग तियान अपनी माँ को तसल्ली देती है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और उसका पति काम में बहुत बिजी रहता है। वो वादा करती है कि वो रात में अपने पति की तस्वीरें खींचकर माँ को दिखाएगी। जब तांग तियान बाहर आई तो अपने धोखेबाज एक्स मंगेतर हो वेई मिल गया। वो कहता है, अगर तुम मुझे एक लिमिटेड एडिशन घड़ी लाकर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तांग तियान उसे दिन में सपने देख रहे हो वाला जवाब देती है। हो वेई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मैंने सुना है तुम्हारे पति तुम्हें बहुत पॉकेट मनी देते हैं, तुम तो बस मेरा ध्यान खींचने के लिए उससे शादी की हो, है ना? चलो अब मेरी मांगी हुई घड़ी मुझे दे दो। और ठीक उसी वक्त हो जिंगयान तांग तियान को लेने पहुंच जाते हैं। तांग तियान हो वेई को 10 युआन देकर कहती है, जाओ सामने वाले हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवाओ, और जाकर अपने पति की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में तांग तियान बहुत नर्वस होती है। उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आता है कि वो पति की फोटो भेजेगी, लेकिन हो जिंगनियान का मूड देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो बहाना बनाती है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि आप बिजी तो नहीं है। हो जिंगनियान समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है और उसका मूड और खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हो वेई अपने दोस्तों के साथ बैठकर तांग तियान के बारे में ही बकवास कर रहा होता है, और तभी एंट्री होती है हमारी विलन नंबर 2 तांग यूनियन की। वो हो वेई को भड़काती है, वो तो तुमसे आज भी प्यार करती है, तुम आज रात हो फैमिली के घर जाओ, वो तुम्हें देखते ही पिघल जाएगी, फिर तुम उसे जो चाहोगे वो तुम्हें देगी। हो वेई डर जाता है, क्या मैं पागल हूँ? हो जिंगनियान मुझे जान से मार देगा। लेकिन यूनियन और उसके दोस्त उसे यकीन दिलाते हैं कि अगर तांग तियान मिसेस हो बनी रही तो उन सबका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि कैसे तांग तियान उस पर अपनी पूरी सैलरी लुटा देती थी। और फिर यूनियन की माँ अपना असली घिनौना प्लान बताती है। उनका प्लान है हो वेई को चुपके से तांग तियान के कमरे में भेजना, और जब वो दोनों एक साथ होंगे तो रिपोर्टर्स को बुलाकर उनकी तस्वीरें खिंचवा लेना। इससे तांग तियान का कैरेक्टर खराब हो जाएगा और हो जिंगनियान उसे घर से निकाल देगा। घर पर माहौल कुछ ठीक नहीं है। हो जिंगनियान का मूड खराब है और इसका असर घर के बाकी लोगों पर भी पड़ रहा है, खासकर उस छोटी बच्ची बेबी पर। बेबी खाना नहीं खा रही होती क्योंकि किंडरगार्टन में उसकी बेइज्जती हुई है और वो गुस्से में है। हो जिंगनियान उसे डांटता है,
बड़ों से ऐसे बात करते हैं। ये देखकर हो जिंगनियान की माँ और तांग तियान दोनों ही हो जिंगनियान से नाराज हो जाती हैं। और यहाँ तांग तियान अपनी समझदारी दिखाती है। वो अपनी सास को आराम करने भेजती है और बेबी को संभालने की जिम्मेदारी लेती है। वो वादा करती है कि कल सुबह तक वो एक हंसती खेलती बेबी उन्हें वापस लौटाएगी। ये देखकर हो जिंगनियान की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी बहू कितनी समझदार है, तुम्हारे बिना तो इस घर का कुछ नहीं हो सकता। अब कमरे में सिर्फ हो जिंगनियान, तांग तियान और नाराज बेबी रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर की तीनों औरतें मिलकर घर के मालिक से नाराज हैं। तांग तियान बेबी से उसकी नाराजगी की वजह पूछती है। बेबी बताती है कि आज हैलोवीन था और टीचर ने सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो भेजने के लिए कहा था। उसने अपने अंकल हो जिंगनियान को 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था और उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन वो अपने काम में इतने बिजी थे कि भूल गए और बस एक मेकअप आर्टिस्ट को भेज दिया, जिसने बेबी का बहुत ही बेकार मेकअप कर दिया। बेबी रोते हुए कहती है, मैं इतनी बदसूरत लग रही थी कि अपने क्रश के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बची। वो कहती है कि उसका क्रश 3 डिजिट का जोड़ घटाना जानता है और वो उसके लायक नहीं है। ये सुनकर तांग तियान को उस पे बहुत प्यार आता है। वो बेबी को दिलासा देती है, चिंता मत करो, अभी 12 बजने में टाइम है, और वो तुरंत बेबी का मेकअप करने बैठ जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। तांग तियान को अपनी माँ को अपने पति की फोटो भी भेजनी थी और बेबी को अपने पेरेंट्स के साथ फोटो चाहिए थी। दोनों की जरूरत एक ही थी, एक पति यानी कि अंकल की तस्वीर। तो वो दोनों मिलकर एक जुगाड़ निकालती हैं। तांग तियान बेबी का मेकअप करके उसे क्यूट पम्पकिन स्पिरिट बना देती है। बेबी बहुत खुश हो जाती है। फिर तांग तियान बेबी से कहती है, ऐसे पोज दो, फिर फोटो निकालती हूँ। बेबी अपनी आंटी को क्यूट तस्वीरें लेने देती है। बेबी अपनी आंटी से इतनी खुश होती है कि वो उसे अपनी क्लास के पेरेंट्स ग्रुप में शामिल कर लेती है और अपने अंकल को ग्रुप से बाहर निकाल देती है। ठीक उसी वक्त हो जिंगलान को अपने फोन पर नोटिफिकेशन आता है, आपको पेरेंट्स ग्रुप से हटा दिया गया है। ये देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ता है ये देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, और वो जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी की बाहों में है। वो उस पुतले को असली आदमी समझ लेता है। उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि तांग तियान ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को बुलाता है और ऑर्डर देता है, तलाक के कागजात तैयार करो और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। इसे आज रात ही हो फैमिली से बाहर निकाल दो। हो जिंगनियान गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और तभी बेबी दौड़ कर आती है और बड़ी ही भोलेपन से सारी कहानी बता देती है। अंकल, आप क्या नया गेम खेल रहे हो? मैं तो आंटी की मदद कर रही थी। आप बिजी थे ना, तो आंटी आपकी जगह पुतले के साथ फोटो खिंचवा रही थी अपनी माँ को भेजने के लिए। ये सुनते ही हो जिंगनियान का गुस्सा हवा हो जाता है। वो पुतले को और फिर अपनी बाहों को देखता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो बेबी पर गुस्सा करने लगता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पेरेंट्स ग्रुप से निकालने की? लेकिन बेबी अब अपनी आंटी की टीम में थी। वो पलटकर जवाब देती है, तो क्या करती? आपने ये तो वादा तोड़ा। अगर आंटी मेरा मेकअप ठीक नहीं करती तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती। हो जिंगनियान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बेबी से माफी मांगता है और उसे एक महंगा गिफ्ट ऑफर करता है। लेकिन बेबी अब और भी समझदार हो गई है। वो कहती है, मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश मत करो। असली गलती तो आपने आंटी के साथ की है, उनसे माफी मांगो। ये सुनकर तांग तियान घबरा जाती है। वो मनी मन सोचती है, अरे नहीं, नॉवल में जिस भी कैरेक्टर ने डोमिनियरिंग सीईओ को माफी मांगने पर मजबूर किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हो जिंगनियान अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए तांग तियान से कहते हैं, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ और बेबी का ध्यान नहीं रख पाता। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और तांग तियान क्या मांगती है? कोई महंगी ड्रेस नहीं, कोई गहना नहीं। वो कहती है, मुझे एक बैचलर डिग्री चाहिए ताकि मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकूं और एक स्थिर नौकरी पा सकूं। ये सुनकर हो जिंगनियान और बेबी दोनों हैरान रह जाते हैं। बेबी अपनी छोटी सी दुनिया में सोचती है कि सबसे खुशी की जगह तो अम्यूजमेंट पार्क होती है। वो जिद करने लगती है कि हम सबको अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए। तांग तियान समझ जाती है कि इस अमीर घर की बच्ची को शायद कभी परिवार के साथ घूमने का मौका नहीं मिला। उसका दिल पिघल जाता है और वो अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सीन जहाँ ये तीनों एक परफेक्ट फैमिली की तरह हैलोवीन के दिन अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वाह कितनी प्यारी फैमिली है, 2 बेटियां हैं। ये सुनकर हो जिंगनियान और तांग तियान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रात को जब बेबी सो जाती है तो तांग तियान कहती है कि अगर वो सुबह उठेगी और हमें पास नहीं देखेगी तो दुखी हो जाएगी। तो वो फैसला करते हैं कि आज रात वो दोनों बेबी के साथ ही सोएंगे। और तभी तांग तियान का फोन बजता है। तांग तियान शावर में होती है तो फोन हो जिंगनियान उठाता है। फोन पर होता है हमारा विलन हो वई। वो कहता है, तांग तियान, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, नीचे आओ।
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये सुनते ही हो जिंगनियान का खून खौल उठता है। वो हो वई को धमकी देता है, अगर दोबारा मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस शहर से ही बाहर फेंक दूंगा। वो तुरंत सिक्योरिटी को घर के चारों तरफ पहरा 3 गुना करने का ऑर्डर देता है और हो वई को पकड़वा लेता है। उसे खुद पर हैरानी होती है कि वो इस लड़के के लिए इतना गुस्सा और बेचैन क्यों हो रहा है। जब तांगतियान बाहर आती है तो वो पूछता है कि किसका फोन था। तांगतियान झूठ बोल देती है कि कोई परेशान करने वाला कॉल था। अब आता है कहानी का सबसे क्यूट सीन। जब वो सोने जाते हैं तो हो जिंगनियान कहता है कि बेबी लात मारती है, इसलिए वो बीच में सोएगा। तांगतियान भी यही कहती है और दोनों बेबी को बचाने के बहाने एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात में सोते हुए हो जिंगनियान मन ही मन सोचता है, तुम हमेशा मेरे पास ऐसे ही शांति से सोती रहो, भले ही तुम्हारे दिल में कोई और हो। अगली सुबह बेबी बहुत खुश होती है और जिद करती है कि वो रोज ऐसे ही साथ सोएंगे। हो जिंगनियान उसे डांटने का नाटक करता है ताकि वो अपनी शर्मिंदगी छिपा सके। फिर वो तांगतियान को बताता है कि उसे 3 दिन के लिए एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। बेबी ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि 3 दिन बाद उसकी माँ हो यूनियांग की डेथ एनिवर्सरी है और उसके अंकल ने साथ जाने का वादा किया था। हो जिंगनियान उसे समझाता है कि ये मीटिंग बहुत जरूरी है। तभी तांगतियान आगे आती है और पूछती है, आपकी ट्रिप कहाँ कहाँ की है। जब उसे पता चलता है कि उसे स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जाना है तो वो कहती है, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो कहती है कि वो उसके लिए ट्रिप को रीप्लान कर सकती है, जिससे वो 1 दिन पहले वापस आ सकेगा और बेबी के साथ उसकी माँ की एनिवर्सरी पर जा सकेगा। हो जिंगनियान का असिस्टेंट मन ही मन सोच रहा होता है, मिस्टर हो का शेड्यूल प्रोफेशनल टीम बनाती है, ये मैडम क्या कर पाएंगी। लेकिन तांगतियान अपना लैपटॉप खोलती है और कुछ ही मिनटों में एक नया सुपर एफिशिएंट प्लान तैयार कर देती है। वो बताती है, पहले दिन हाईचेंग से स्पेन 12 घंटे, मीटिंग खत्म करके 2 घंटे में फ्रांस की मीटिंग के बाद 3.5 घंटे ड्राइव करके जर्मनी और फिर रात भर की फ्लाइट से वापस हाईचेंग। वो मुस्कुराकर कहती है, इस प्लान से आप न सिर्फ बेबी की माँ की डेथ एनिवर्सरी पर पहुंच जाएंगे बल्कि आपके वीचैट पर आपके स्टेप्स भी सबसे ज्यादा होंगे। असिस्टेंट ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि मैडम तो अपने पति को किसी जापानी सोल्जर की तरह दौड़ा रही हैं। बॉस जरूर गुस्सा होंगे। लेकिन हो जिंगनियान का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। वो कहता है, ये प्लान बहुत अच्छा है, हम इसी के हिसाब से चलेंगे। और फिर होता है वो जिसे देखकर असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं। तांगतियान हो जिंगनियान का कोट उठाती है और उसे पहनाने में मदद करती है। ये वही हो जिंगनियान है जो किसी को अपनी चीजों को हाथ तक नहीं लगाने देता। बेबी ये सब देखकर कहती है, लगता है मेरे अंकल और आंटी में बहुत प्यार है। वो बताती है कि जब से आंटी घर में आई हैं, अंकल के बहुत सारे नियम बदल गए हैं। घर में फूल आ गए, साफ सफाई को लेकर उनका ओसीडी खत्म हो गया और अब तो वो अपने प्लान भी बदल रहे हैं। ये प्यार की ताकत है। असिस्टेंट हो जिंगनियान से पूछता है, सर आपको तो गंभीर इंसोम्निया है, क्या कल रात आप ठीक से सो पाए। हो जिंगनियान जवाब देता है, कल रात सालों में पहली बार मैं बहुत अच्छी नींद सोया। असिस्टेंट हैरान हो जाता है। हो जिंगनियान मन ही मन सोचता है कि शायद ये तांगतियान की खुशबू का असर है जो उसे सुकून देती है। वो असिस्टेंट को तांगतियान के लिए परफ्यूम खरीदने का ऑर्डर देता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल खुलासा। हो जिंगनियान की माँ तांगतियान से बात करती है। वो कहती है, जब से तुम आई हो जिंगनियान की नींद सुधर गई है, बेबी ज्यादा मुस्कुराने लगी है, तुम सच में हमारे परिवार के लिए लकी स्टार हो। और फिर वो उसे हो जिंगनियान के अतीत का वो गहरा और दर्दनाक राज बताती है जिसे आज तक कोई नहीं जानता था। वो बताती है कि जिंगनियान को बचपन से ही उन औरतों से एलर्जी है जिनसे उसका खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन यिंग जो बेबी की माँ थी की मौत हो गई और वो भी उसकी बाहों में। उस रात के बाद से जिंगनियान को अंधेरे से डर लगने लगा और उसे नींद ना आने की बीमारी हो गई। वो बताती हैं कि यिंग को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जिंगनियान इस रिश्ते के खिलाफ था। यिंग उस लड़के के साथ भाग गई और गुस्से में जिंगनियान ने उसके सारे बैंक कार्ड्स बंद करवा दिए। बाहर उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई। जिंगनियान आज तक खुद को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसकी बहन की जान गई और ये अपराध बोध उसे आज तक सोने नहीं देता। हो जिंगनियान के अतीत के बारे में जानकर तांगतियान बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी सास से वादा करती है कि वो हो जिंगनियान और बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। उसकी सास ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और उसे एक बहुत ही कीमती जेड का ब्रेसलेट देती हैं, बिल्कुल ज़ेन हुआन स्टाइल वाला। तांगतियान मजाक में सोचती है, क्या इस अमीर घर में हर बात का समाधान पैसों से ही होता है। वैसे अगर पति को अच्छी नींद सुलाने के बदले इतनी वर्कर्स कॉम्पेंसेशन मिले तो ये स्लीपिंग कंपेनियन वाली नौकरी तो काफी स्थिर
स्थिर है। लेकिन सरकारी नौकरी का ख्याल आते ही उसे एक जरूरी काम याद आता है। वो अपनी माँ को वो तस्वीरें भेजती है जो उसने पुतले के साथ खिंचवाई थी और कहती है, देखो माँ, ये हो जिंग नियान है, देखो मुझे कितने कसकर गले लगा रहे हैं। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें तसल्ली हो जाती है कि उनकी बेटी खुश है। अब तांग तियान अपनी माँ से अपने हाई स्कूल के डिप्लोमा के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए उसकी जरूरत है। उसकी माँ बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी फिर से पढ़ना चाहती है। वो उसे कुछ पैसे भी देती है जो उन्होंने सालों से उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे। ये देखकर तांग तियान बहुत भावुक हो जाती है। वो वादा करती है कि वो अपनी इस नई माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन जब वो अपने पुराने दस्तावेज देख रही होती है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे ओरिजिनल तांग तियान की 3 मॉक एग्जाम की मार्कशीट मिलती है और तीनों में उसके स्कोर 700 से ऊपर होते हैं। ये स्कोर तो खुद तांग तियान के स्कोर से भी ज्यादा थे। वो चौंक जाती है, इतनी होशियार लड़की कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल कैसे हो सकती है। उसे समझ आ जाता है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है और इस राज को जानने के लिए उसे अपने पुराने हाई स्कूल जाना ही होगा। और जैसे ही वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही होती है, उसके अतीत के दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वही लालची चाची और उनकी बेटी हैं, जो अब एक नया ड्रामा लेकर आई हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने तांग तियान की माँ के इलाज पर 1 मिलियन युआन खर्च किए हैं और अब उन्हें वो पैसे वापस चाहिए। वो धमकी देती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उन्हें घर से निकाल देंगी। तांग तियान की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये पैसे तो उसके पति ने मरने से पहले छोड़े थे, क्योंकि उसकी मौत उन्हीं के कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। लेकिन वे किसी की नहीं सुनती है। तभी तांग तियान आगे आती है और अपनी माँ के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी चाची से कहती है, आप कह रही हैं कि मेरी माँ पर 1 मिलियन का कर्ज है, सबूत कहाँ है? चाची कहती है, कैसा सबूत? तांग तियान कहती है, कोई सबूत नहीं है, है ना? तो अब मेरी माँ से माफी मांग। तांग तियान अपने दुश्मनों को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी चाची उसे ताना मारती है, अरे वाह, हो फैमिली की बहू क्या बन गई, तेवर तो देखो, हमें सब पता है तुमने हो जिन्यान को ड्रग्स देकर उसे जबरदस्ती शादी की है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर तांग तियान की माँ चौंक जाती है। स्वीटी, क्या ये सच है? चाची यही नहीं रुकती, वो उस फोटो का भी मजाक उड़ाती है जो तांग तियान ने भेजी थी। वो कहती है, फोटो तो असली लग रही है, लेकिन इसमें लड़की का चेहरा कहाँ है? कहीं किसी और लड़की के साथ तो फोटो नहीं खिंचवाई? ये सुनकर तांग तियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी चाची को चेतावनी देती है, अगर दोबारा मेरी माँ की बेइज्जती की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। लेकिन वो लोग बेशर्मों की तरह वहीं खड़े रहते हैं और पैसों की मांग करते रहते हैं। वो तांग तियान की माँ को धक्का देते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तांग तियान गुस्से में चिल्लाती है, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। चाचा अपनी बीवी से कहता है, कहीं ये मामला बढ़ ना जाए, आखिर वो मिसेज हो है। लेकिन चाची कहती है, मैंने पता कर लिया है, हो जिंगनियान विदेश गया हुआ है और वापस नहीं आ सकता, और वैसे भी उसने इससे मर्जी से शादी नहीं की है, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? उन्हें पैसों की इतनी जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी यूनियन को विदेश भेजना है और जमानत में भी बहुत पैसा खर्च हो गया है। वो फैसला करते हैं कि अगर तांग तियान पैसे नहीं देगी तो वो उसका घर हड़प लेंगे। ठीक उसी वक्त जब वो लोग तांग तियान की माँ को परेशान कर रहे होते हैं, दरवाजे पर एक दमदार आवाज आती है। ये आवाज हो जिंगनियान की थी। जी हाँ दोस्तों, हो जिंगनियान जो 3 देशों की बिजनेस ट्रिप पर गया था, अपना काम 2 दिन में खत्म करके सीधा अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। हो जिंगनियान को देखकर चाचा चाची के होश उड़ जाते हैं। चाचा हकलाते हुए अपना परिचय देता है, मैं टिंग का दूसरा चाचा हूँ। लेकिन हो जिंगनियान उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है और सीधा अपनी सास के पास जाता है। वो बड़े ही अदब से कहता है, नमस्ते माँ जी, मैं आपका दामाद हो जिंगनियान हूँ। वो उनकी बातें सुन चुका था। वो सबके सामने ऐलान करता है, मैं टियान को लेकर बहुत सीरियस हूँ। वो मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान है, मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर तांग टियान और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर आता है सबसे मजेदार सीन। असिस्टेंट उस फोटो को देखकर कहता है, मिस्टर हो, इस फोटो में हाथ तो आपका नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि तांग टियान का झूठ पकड़ा जाता, हो जिंगनियान के बॉडीगार्ड्स आगे आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर हो को औरतों से एलर्जी है, कोई भी उनकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। इस तरह वो बात को वहीं खत्म कर देते हैं। हो जिंगनियान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तांग तियान के चाचा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूरी इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाए। वो कहता है, मैं अपनी पत्नी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चाचा चाची गिड़गिड़ाते हैं, हम सब रिश्तेदार हैं, इतना बड़ा फैसला मत लो। लेकिन हो जिंगनियान कहता है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजा था, लेकिन तुम नहीं सुधरे, अब मैं तुम्हें इस शहर से ही बाहर निकलवा दूंगा। जाते जाते चाची चिल्लाती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो हो वेई से प्यार करती है। लेकिन हो जिंगनियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बॉडीगार्ड्स उन्हें घसीट कर बाहर फेंक देते हैं। अब घर में शांति होती है। तांग तियान देखती है कि हो जिंगनियान थोड़ा परेशान है। वो उसका ध्यान बटाने के लिए कहती है, आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी।
आपको मुस्कुराना चाहिए। हो जिंगनियान कहता है, क्या मेरे बारे में बहुत अफवाहें हैं? तांग क्यान तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मेरे पति तो सबसे हैंडसम है। तभी उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ती है। वो देखती है कि हो जिंगनियान उसके लिए एग टार्ट्स लेकर आया है। वो भावुक होकर कहती है, ये तो ठंडे हो गए हैं, लेकिन फिर कहती है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पति मुझे जहर भी देंगे तो मैं खा लूंगी। वो खुशी खुशी उसे खाती है और कहती है कि ये बहुत मीठे हैं। हो जिंगनियान भी एक टुकड़ा खाता है और दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बनता है। हो जिंगनियान अपनी सास के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम भी कर देता है ताकि उनका पूरा चेकअप हो सके। ये देखकर माँ बहुत खुश होती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी सही हाथों में है। वो तांग त्यान के बनाए हुए टी एग्स अपने दामाद को देती हैं और वो भी खुशी खुशी ले लेता है। और अब हम देखते हैं हो जिंगनियान का वो दर्दनाक अतीत जो उसे सोने नहीं देता। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि कैसे उसकी बहन यिंग यिंग का पति एक जुआरी और शराबी आदमी था। वो यिंग यिंग को दिए हुए पैसे भी जुए में उड़ा देता था। हो जिंगनियान को जब ये पता चलता है तो वो उसे बहुत मारता है और अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। उसे अपनी बहन एक बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। वो खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार मान रहा होता है और तभी तांग त्यान उसके पास आती है और प्यार से कहती है, मैंने कहा था ना, ज्यादा टेंशन लेने से झुर्रियां पड़ती हैं। वो उसे समझाती है, आपकी बहन ने बेबी आपको सौंपी, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया था। ये सुनकर हो जिंगनियान को थोड़ा सुकून मिलता है। रात में तांग त्यान अपने कमरे में होती है और हो जिंगनियान अपने कमरे में। बेबी अपनी दादी के साथ पुराने घर चली गई है। हो जिंगनियान ने तांग त्यान के कमरे में फूलों से भरवा दिया है ताकि उसे अच्छी नींद आए, लेकिन उसे खुद नींद नहीं आती। असिस्टेंट ने उसके कमरे में तांग त्यान के जैसे ही परफ्यूम और टॉयलेटरीज रखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी होती है। वो समझ जाता है कि उसे परफ्यूम से नहीं बल्कि खुद तांग त्यान के पास होने से सुकून मिलता है और फिर वो नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग शुरू कर देता है। वो नींद में चलते चलते तांग त्यान के कमरे में पहुंच जाता है और उसके बिस्तर पर लेट जाता है। तांग त्यान ये देखकर हैरान हो जाती है, मिस्टर हो अजीब बर्ताव कर रहे हैं, कहीं ये नींद में तो नहीं चल रहे। हो जिंगनियान आधी रात को नींद से जागता है और खुद को तांग त्यान के बिस्तर पर पाकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आती है। वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता है, ये सोचकर कि वो एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे तांग त्यान भी बाहर निकलती हुई दिखती है। वो छिप जाता है और सोचता है, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है। उसे लगता है कि एक जेंटलमैन को अपनी पत्नी की जासूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे अकेले भेजना भी जेंटलमैन का काम नहीं है। तो वो उसकी हिफाजत करने के लिए चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि तांग त्यान किसी और से नहीं बल्कि हो वेई से मिलने आई है। हो वेई फिर से अपना वही पुराना डायलॉग मारता है, देखा, मैं जानता था तुम मुझसे मिलने आओगी, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। ये देखकर हो जिंगनियान का खून खौल उठता है। लेकिन हमारी हीरोइन अब बदल चुकी है। वो हो वेई से पूछती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर अचानक वो उसे पीटना शुरू कर देती है। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। वो हो वेई की इतनी धुनाई करती है कि बेचारा जमीन पर गिर जाता है। वो कहती है, आधी रात को मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। और तभी पास में छिपा हुआ हो जिंगनियान बाहर आता है। हो वेई मदद के लिए चिल्लाता है और हो जिंगनियान उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरी पत्नी से दूर रहना। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सुबह होने से पहले इसे शहर से बाहर फेंक दो। गाड़ी में वापस आते वक्त हो जिंगनियान तांग त्यान को मुस्कुराते हुए देखता है और पूछता है, हंस क्यों रही हो? तांग त्यान कहती है, बस आगे जो होने वाला है उसे सोचकर हंसी आ रही है। और फिर हो जिंगनियान उसे लेकर उसके पुराने हाई स्कूल के गेट पर पहुंच जाता है। तांग त्यान हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि उसे शक है कि किसी ने उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि उसके जैसे होशियार स्टूडेंट का फेल होना नामुमकिन है। स्कूल के आर्काइव में सारे पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और वो दीवार फांद कर अंदर जाकर उन्हें चेक करना चाहती है। वो स्कूल के गार्ड को बातों में उलझाती है ताकि वो दीवार फांद सके, लेकिन हो जिंगनियान उसे रोक लेता है। वो कहता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैंने पहले किसी को इस मामले की जांच करने के लिए भेज दिया है, चलो पहले घर चलते हैं। तांग त्यान मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि किसी ने मेरा भविष्य चुराया है, मुझे आज ही सच जानना है। हो जिंगनियान तांग त्यान को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हें बैचलर डिग्री चाहिए, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। लेकिन तांग त्यान कहती है, नहीं, मुझे सच जानना है। जब वो नहीं मानती तो हो जिंगनियान कहता है, ठीक है, और वो नीचे झुककर कहता है, मेरे कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाओ। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही मजेदार सीन, जहाँ शहर का सबसे अमीर आदमी हो जिंगनियान
अपनी पत्नी के लिए घोड़ा बनता है ताकि वो दीवार फांद सके। वो मन ही मन सोचता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र में मुझे एक बच्चे की तरह ये सब करना पड़ेगा। वो दोनों किसी तरह दीवार फांदकर स्कूल के आर्काइव रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पुरानी फाइलों के बीच तांग तियन को वो सबूत मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। उसे अपनी पुरानी मार्कशीट मिलती है जिसमें उसके 739 नंबर आए थे। वो खुशी से चिल्लाती है, देखा पतिदेव, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा एडमिशन तो शहर की बेस्ट यूनिवर्सिटी में हुआ था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि स्कूल के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। चोर चोर पकड़ो। और फिर शुरू होती है भागम भाग। शहर का सबसे अमीर आदमी और उसकी पत्नी स्कूल में चोरों की तरह भाग रहे होते हैं। हो जिंगनियन मन ही मन सोच रहा होता है, अगर मैं अपनी पहचान बता दूं तो ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस भागदौड़ में मजा आ रहा है। अगली सुबह तांग यू नियन, तांग तियन का चाचा, अपनी बेटी यूनियन पर चिल्ला रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। अगर तुमने उस साल थोड़े और नंबर ले लिए होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। तांग यू नियन आपको दूसरे की पहचान चुराकर कॉलेज में एडमिशन लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सालों पुराना राज आखिरकार खुल जाता है और गुनाहगारों को उनकी सजा मिल जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। तांग तियन को अपने घर पर एक तस्वीर मिलती है। वो असिस्टेंट से पूछती है कि ये सुंदर लड़की कौन है। असिस्टेंट बताता है, ये मिस वेन वान है। ये मिस्टर हो के एक पुराने दोस्त की पोती हैं। उनके दोस्त हमेशा चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, लेकिन मिस्टर हो की एलर्जी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ये सुनकर तांग तियन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो सोचने लगती है, अगर हो जिंगनियन को एलर्जी नहीं होती तो क्या मैं कभी मिसेज हो बन पाती। रात में तांग तियन पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो हो जिंगनियन के कमरे में जाती है जो उसे फाइल्स अरेंज करने के काम के लिए बुलाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें 1 घंटे के 1 लाख युआन दूंगा। तांग तियन काम करने लगती है और हो जिंगनियन उसे एक बहुत महंगी वाइन ऑफर करता है। वो ड्रिंक तांग तियन ने पी क्योंकि उसे पता था कि उसका एक सिप ही कई लाखों का है। उसे पीते हुए उसने कहा, ये कितनी महंगी वाइन है, एक सिप 1 लाख युआन की है। 2 लोगों ने पिया तो 2 लाख युआन की हो गई। उसने पूरी बोतल खत्म कर दी और सोचने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिटी सेंटर हाउस में बैठकर पी रही हूँ। लेकिन नशे का असर होना ही था और तांग तियन झूमने लगी। हो जिंगनियन ने तुरंत उसे संभाला, पर उसने उसका चेहरा पकड़कर उसे सोफे पर गिरा दिया। उसने हो जिंगनियन के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी फिगर तो बहुत ही कातिलाना है। हो जिंगनियन भी बड़े रोमांटिक अंदाज में उसे छूने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तांग तियन बेहोश हो गई। हो जिंगनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो एक छोटी सी बिल्ली है। वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया, उसकी चप्पलें उतारी, उसे अच्छे से लिटाया, चादर उड़ा दी और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। रात गहरी हुई और दोनों साथ में सो रहे थे। जब तांग तियन की आंख खुली तो वो हो जिंगनियन के एब्स देखकर सोचने लगी, वाह कितने जबरदस्त एब्स हैं। उसका पूरा मन था कि वो हो जिंगनियन के साथ कुछ करे, पर वो खुद को नियंत्रित कर रही थी। ये सब कुछ हो जिंगनियन भी देख रहा था। वो मन ही मन बोली, कंट्रोल तांग तियन कंट्रोल, ये तेरा बॉस है, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हो जिंगनियन ने उससे कहा, मेरे एब्स से सुंदर तो तुम्हारी आंखें हैं। पर तांग तियन ने हंसते हुए कहा, आंखों को एक तरफ रखो, तुम्हारे एब्स की बात ही अलग है। तभी वो हो जिंगनियन को देखकर चौंक गई। हो जिंगनियन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें मेरे एब्स इतने ही पसंद हैं तो उन्हें करीब से देख लो। वो उसके करीब जाना चाहता था, पर तांग तियन ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी भी जल्दी नहीं है, अगर मैं उन्हें देखूंगी तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। वो दूसरी तरफ मुड़कर बोली, हाय रब्बा, खुद पर कैसे कंट्रोल करूं। तांग तियन, खुद के दिमाग को संभाल, दिल पर कंट्रोल कर, अभी पढ़ाई बाकी है, बैचलर डिग्री लेनी है। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं सोने जा रही हूँ। ये सुनकर बेचारे हो जिंगनियन का तो मूड ही खराब हो गया। तांग तियन सोते हुए एक बार फिर उसके करीब आ गई। फिर वो सपनों की दुनिया में खो गई जहाँ उसे हो जिंगनियन के 6 पैक एब्स दिखे। वो रोमांटिक अंदाज में उन पर हाथ फेर रही थी। जब उसने हो जिंगनियन को करीब खींचा तो उसने पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। उसने जवाब दिया, मैं अपनी मर्यादा भी बचाना चाहती हूँ और तुम्हारे करीब भी आना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे चूमने लगी। इसी तरह सुबह हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो ये सोचकर हैरान रह गई, हाय रब्बा, मैंने सपने में कुछ कर तो नहीं दिया। हो जिंगनियन ने उठकर पूछा, क्या हुआ। अरे कुछ नहीं पतिदेव, बस एक सपना आया था मुझे। हो जिंगनियन ने मुस्कुराते हुए चश्मा लगाया और पूछा, क्या सपना देखा तुमने। बेचारी तांग तियन शर्म के मारे कुछ बता नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि एकदम से रुक गए। तभी हो जिंगनियन के पास फोन आया। फोन पर किसी ने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे ही दोनों उठकर उसके पास आए, उसने कहा, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी तस्वीर तांग तियन ने देखी थी, वेन वान। हो जिंगनियन उसे तुरंत खुद से दूर करता है और
गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है मुझे औरतों से एलर्जी है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वेन वान तांग तियान को देखकर कहती है, तो आप ही मिस तांग तियान है। और फिर वो हो जिंगनियान से कहती है, जिनियान भाई चलो हमारे पुराने रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। लेकिन हो जिंगनियान तुरंत उसे टोकता है, उसे सही करो, वो मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, तुम्हारा भी है लेकिन वो हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। तुम्हारी इन गोलमोल बातों से मेरी पत्नी को गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर वेन वान का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो तांग तियान को भी साथ चलने के लिए कहती है। अब तांग तियान भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये है पहली मोहब्बत, मैं किसी से नहीं डरती। रेस्टोरेंट में वेन वान अपना अगला दांव चलती है। वो कहती है, क्या आप जानती है मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ? क्योंकि यहीं पर मैं और जिनियान पहली बार मिले थे। वो तांग तियान को जलाने की कोशिश करती है। उसने कहा था कि अगर उसे एलर्जी नहीं होती तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हमारी हीरोइन भी कम नहीं है। वो पलट कर जवाब देती है, बहुत अफसोस की बात है, उसे आज भी मेरे अलावा बाकी सब औरतों से एलर्जी है, तुम तो उसकी मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर वेन वान की बोलती बंद हो जाती है। तांग तियान को अचानक घुटन महसूस होने लगती है और वो कहती है, मुझे भूख नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। वो खुद से नाराज होती है, मैं क्यों जल रही हूँ, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ। जैसे ही तांग तियान जाती है, हो जिंगनियान का असली खतरनाक रूप सामने आता है। वो वेन वान से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें जो अफ्रीका भेजा था तुम उससे कोई सबक नहीं सीखी। वो उसे साफ साफ धमकी देता है, मैं इतने साल तुम्हारे दादाजी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी पत्नी के सामने आकर अफवाहें फैलाने की हिम्मत की तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे तरीके क्या है। वेन वान ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है। वेन वान वाले ड्रामे के बाद तांग तियान अपना मन शांत करने के लिए लाइब्रेरी जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो वेई उसका इंतजार कर रहा है। हो वेई, जिसे शहर से बाहर निकाल दिया गया था, अब भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। वो बदला लेने के लिए वापस आया है। वो तांग तियान पर हमला करता है और एक खास तरह की नशीली अगरबत्ती जला देता है जिससे कोई बच नहीं सकता। वो तांग तियान को डराता है, मैं हो जिंगनियान की जायदाद तो नहीं ले सका, लेकिन उसकी औरत के साथ सोकर अपना बदला जरूर लूंगा। तांग तियान भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस धुएं का असर होने लगता है और तभी बिल्कुल सही टाइम पर हो जिंगनियान वहाँ पहुँच जाता है। हो वेई उसे देखकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनते ही हो जिंगनियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, इसके तीनों पैर तोड़ दो ताकि ये जिंदगी में कभी एक नॉर्मल मर्द न बन सके। हो वेई का तो काम तमाम हो जाता है, लेकिन उस धुएं का असर तांग तियान पर हो चुका था। वो होश में नहीं थी। हो जिंगनियान उसे घर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी तांग तियान उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो उसे किस करने लगती है और पूछती है, तुम्हारी किसिंग स्किल्स इतनी खराब क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? हो जिंगनियान कहता है, नहीं। तो वो कहती है, तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अगली सुबह तांग तियान को बहुत शर्म आती है कि उसने रात में क्या क्या किया। हो जिंगनियान उसे छेड़ते हुए कहता है, तुमने रात में मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब इसका हर्जाना कैसे भरोगी? वो उसे याद दिलाने का नाटक करता है और दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बनता है। लेकिन तभी तांग तियान को चक्कर आने लगते हैं। घर पर डॉक्टर आता है और चेकअप के बाद जो बताता है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, मिसेस हो ठीक है, वो बस प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हो जिंगनियान की माँ खुशी से झूम उठती है, मेरे घर वारिस आने वाला है। वो तुरंत देश भर के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, मसाजा और बेबी केयर स्पेशलिस्ट को हायर करने का ऑर्डर देती हैं और खुशी में हो ग्रुप के हर कर्मचारी को 10,000 युआन का बोनस भी दे देती है। जब सब चले जाते हैं तो हो जिंगनियान तांग तियान से पूछता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें हमारा बच्चा पसंद नहीं? तांग तियान कहती है, नहीं, मुझे डर है कि आप उसे पसंद नहीं करेंगे मिस वैन। और तभी हो जिंगनियान उसके सारे शक दूर कर देता है। वो कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया मैं तुम्हारा हो गया। मेरा पैसा, मेरी हर चीज तुम्हारी है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो तुम हो। तांग तियान पूछती है, सच में? हो जिंगनियान कहता है, क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ताकत से हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनकर तांग तियान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन अभी भी अपनी सरकारी नौकरी को नहीं भूली है। वो पूछती है, क्या प्रेगनेंसी की वजह से मेरे सिविल सर्विस एग्जाम पर कोई असर पड़ेगा? और फिर हम देखते हैं कहानी का आखिरी सीन। तांग तियान अपना एग्जाम देने जा रही है। हो जिंगनियान खुद उसे गाड़ी चलाकर छोड़ने जाता है। उसकी सास और बेबी उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। वो एग्जाम हॉल में जाती है और बाहर उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। एक लड़की जो एक स्थिर नौकरी का सपना देख रही थी, उसे न सिर्फ अपना प्यार मिला बल्कि एक प्यारा सा परिवार भी मिला। उसने अपने दुश्मनों को हराया, अपने अतीत का सच जाना और अपने पति के दिल के जख्मों को भी भरा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मजे
मजेदार कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए।